जेठानी की पहचान खुलते ही सन्न रह गईं 5 देवरानियां। भाभी, आप खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। हमारे घर के हर एक व्यक्ति का स्वाद आपको पता है। जी शुक्रिया। अब मैं दादाजी को खाना देकर आती हूँ, वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, जल्दी जाओ। बाबूजी वैसे भी समय के काफी पक्के इंसान हैं, उन्हें हर चीज समय पर चाहिए होती है। अब वाणी खाना लेकर अपने दादा ससुर के कमरे में जाती है। अरे बहू, आ गई तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अरे देख, दवाई का समय निकलता जा रहा है। हाँ, मैं ही आज लेट हो गई दादाजी। लीजिए, खाना खा लीजिए आप। अब रघुवीर खाना खाता है, जिसके बाद वाणी उन्हें दवाई देती है। अरे जाओ बहू, मैंने दवाई खा ली, अब तुम भी आराम करो। अब वाणी रसोई में झूठे बर्तन धोती है, फिर सारे गंदे कपड़े धोकर छत पर सुखाती है और फिर बालकनी में आकर पौधों में पानी डालती है। तभी पड़ोस की औरतें, बाप रे, साधना की बहू कितनी ज्यादा मेहनती है। सच में ऐसी बहू मिलना तो बड़ी मुश्किल की बात है। ऊपर से अपने दादा ससुर का कितना ख्याल रखती है, वरना तो आजकल की बहू घर में बीमार व्यक्ति को देखकर अपने मायके भाग जाती है। अब इसी तरह एक दिन हॉल में रघुवीर चाय की चुस्कियां लेते हुए कहता है, अरे जितने अच्छे इस घर की वाणी संभाल रही है, उतने अच्छे से तो इस घर को कभी साधना ने भी नहीं संभाला। देखना, जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ना, उस दिन मैं ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी बहू वाणी के नाम करके जाऊंगा। अब ये सुनकर साधना के चेहरे पर नफरत झलकने लगती है। ये क्या बात हुई ससुर जी? ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो आपको अपने बेटे या बड़े पोते के नाम करनी चाहिए। हाँ पिताजी, आपका बेटा भी जिंदा है तो प्रॉपर्टी बड़ी बहू के हाथ में क्यों आएगी? अरे भाई, हम जो सेवा करेगा वही तो प्रॉपर्टी पाएगा। अब अकेले में साधना अपने पति नीलेश से, देख रहे हो आप, आपके पिताजी प्रॉपर्टीज उस गरीब लड़की के नाम करने की सोच रहे हैं। हाँ, ये बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी। अब रात को वाणी रसोई में, एक काम करती हूँ, दादाजी के लिए आज मीठी दलिया बना लेती हूँ, उनके पेट में हल्का दर्द हो रहा था। इतने में वहाँ पर साधना आती है। कुछ ज्यादा ही नहीं, दादा ससुर की सेवा कर रही है तू। सब समझती हूँ मैं, तू जानबूझकर उनके आगे पीछे घूम रही है ना, ताकि ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी वो तेरे नाम कर दे। अरे नहीं माँ जी, आप तो गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रघुवीर अपने कमरे में सीने के दर्द से बेचैन होने लगता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई मेरे कमरे में आओ, मेरे सीने में बहुत असहनीय दर्द हो रहा है। पूरा परिवार फौरन कमरे में आता है। कुछ नहीं होगा आपको दादाजी, कुछ नहीं होगा। अब कुछ देर में डॉक्टर आते हैं जो पल्स चेक करते हैं। सॉरी, आप लोगों ने मुझे बुलाने में काफी देर कर दी, इनकी सांस रुक चुकी है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब घर में सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतने अच्छे इंसान थे, बेचारे हमें छोड़ के चले गए। अब रघुवीर की चिता जल रही होती है, वहीं साधना अपने पति से धीरे से, सुनिए जी, आपके पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, अब फटाफट आप इस प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढिए। कहीं जाते जाते उन्होंने ये प्रॉपर्टी सच में हमारी गरीब बहू के नाम तो नहीं करवा दिया। हाँ, मैं उनके कमरे की तलाशी लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब आधी रात को साधना अपने पति को लेकर अपने ससुर के कमरे में आती है और अलमारी की तलाशी लेती है। साधना, प्रॉपर्टी के पेपर तो यहाँ पर है ही नहीं। हे भगवान, ससुर जी ने ये प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रखे हैं? अब अगले दिन साधना को परेशान देखकर उसके सभी बेटे, क्या हुआ माँ, परेशान क्यों हो? हाँ माँ, आपके चेहरे पर काफी चिंता नजर आ रही है। तभी नीलेश वहां आकर, अरे तुम्हारी इस माँ इस घर की प्रॉपर्टी के पेपर को ढूंढ रही है जो दादाजी के कमरे में नहीं है। तभी साधना के बेटे एक साथ, अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, आराम से ढूंढ लेंगे पेपर। अरे पर प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने ही क्यों है, ये घर किसी के ही नाम हो, रहना तो हम सबको यही है ना। हाँ माँ, बाकी मिल जाएगी प्रॉपर्टी के पेपर, आप चिंता मत करो। तो उसी तरफ वाणी की आंखें की नमी सूखने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सारा दिन अपने दादा ससुर के ख्याल में खोई रहती है। जरूर मेरे ही सेवा पानी में कोई कमी रह गई थी, तभी वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए। अब वाणी इतना कहती है कि तभी कमरे में वाणी के साथ साधना आती है जो उसके बालों को नोचने लगती है। सच सच बता दे बहू, प्रॉपर्टी के पेपर तूने छुपा कर रखे हैं ना? क्योंकि तेरे दादा ससुर ने तो तेरे सामने ही कहा था कि ये प्रॉपर्टी वो तुझे देंगे। जल्दी बता, प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ हैं? नहीं नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतने में अर्नव कमरे में आता है और ये सब देखकर,
अरे माँ, आप मेरी पत्नी को क्यों परेशान कर रही है? और उसने कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं लिए हैं, छोड़िए उसे। अब अपनी सास का ये व्यवहार देखकर वाणी काफी डरी डरी सी रहने लगती है। आसपास के लोग जब भी उसे बालकनी में देखते हैं तो बसंती, तुम एक चीज देख रही हो, जब से इसके दादा ससुर खत्म हुए इसके चेहरे पर बड़ी मनहूसियत सी आ गई है सच में। और देखो हाथ और गर्दन पर थोड़े निशान भी है, कहीं साधना इसे परेशान तो नहीं करती है? वो तो शुरू से ही चालाक है। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं, जिसके बाद साधना अपने 5 छोटे बेटों से, विकास, अनिकेत, कुणाल, राहुल, बलदेव, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब समय आ गया है कि मैं तुम सबकी भी शादी करवा दूं। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। कल इस घर में पंडित आएंगे तो तुम सभी यहीं रहना। अब अगले दिन घर में पंडित आते हैं। ये देखिए साधना जी, आपके 5 बेटों के लिए मैंने ये समझदार सुंदर लड़की पसंद की, एक बार आप भी देख लीजिए। हाँ पंडित जी, लड़कियां तो 5 ठीक लग रही हैं। अब कुछ ही हफ्तों में साधना अपने 5 बेटों की भी शादी पूरी विधि विधान के साथ करवा देती है। 5 बहू शादी करके अपने ससुराल आती हैं। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब 5 बहू दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आती हैं। अब अगले दिन सुबह 5 देवरानी रसोई में आती हैं। अरे जेठानी जी, आप सारा काम अकेले ही करने लगी, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? और क्या जेठानी जी, आपकी 5 देवरानियां हैं, क्या हाथ पर हाथ रखने के लिए इस घर में आई हैं, जो आपने सारा काम खुद ही कर लिया? अरे नहीं नहीं, मैं सब कर लूंगी, तुम सभी आराम करो। अब इतने में रसोई में साधना आती है और वो ये सब सुन लेती है। अरे रहने दो छोटी बहुओं, इसकी तो आदत है ये सब अकेले ही करने की, तुम सब आराम ही करो। नहीं नहीं माँ जी, हम 5 आराम करें और दीदी अकेले काम करें, ये हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा। सही कहा जेठानी जी, लाइए खाना हम डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। अब 5 देवरानियां खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। जेठानी जी, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, लेकिन अब आप कभी हमारे हाथ का भी खाना खाइएगा। ए भगवान, ये 5 देवरानियां तो कुछ ज्यादा ही अपनी जेठानी की चहीती बन रही हैं। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं इन्हें आपस में लड़वा कर रहूंगी। अब आधी रात को वाणी हाथों में तेल की कटोरी लेकर अपने सास ससुर के कमरे में जा रही होती है। वहीं 5 देवरानी ग्रिल पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती हैं। अरे जेठानी जी कितना काम करती हैं, देखो सारा काम करने के बाद रात को सास ससुर के शरीर पर तेल लगाने भी जा रही हैं। अब वाणी अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और अब 15 से 20 मिनट तक वाणी कमरे से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर डर और एक अजीब सी घबराहट होती है। अगले दिन सुबह वाणी जैसी रसोई में घुसती है, उसकी 5 देवरानी पीछे पीछे रसोई में आ जाती हैं। अरे तुम 5 यहाँ? हाँ जेठानी जी, आप हमें बस गाइड कीजिए, बाकी सारा खाना हम खुद बना लेंगे। अरे नहीं, मैं कर लूंगी सब कुछ। नहीं, आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही है, शायद आप अंदर से बीमार हैं, आप आराम करें, खाना हम है बना लेंगे। अब सौम्या सब्जी काटती है, कविता मसाला पीसती है, अनीता आटा गूंथती है, नव्या गैस पर कढ़ाई चढ़ा देती है, दूसरी तरफ शिखा लहसुन छीलने लगती है। अब कुछ देर बाद 5 देवरानियां मिलकर घर वालों के लिए खाना बनाती हैं और फिर उस खाने को डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती हैं। सभी खाना खाते हैं। गजब, क्या खाना बना है, मजा आ गया खाना खाकर तो। हाँ सच में खाना बहुत स्वादिष्ट है, 2 रोटी और दे दो। हाँ, मुझे भी थोड़ी सब्जी चाहिए। मुझे भी रोटी और सब्जी थोड़ा और चाहिए। जी मैं भी देती हूँ। अरे जेठानी जी आप बैठो, आप खाना खाओ, मैं खाना सर्व करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम लोग खाना खाओ, इसे करने दो सर्व, वैसे भी ये लास्ट में ही खाती है। अब 5 देवरानियां देखती हैं कि घर के सदस्यों ने खाना पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अरे जेठानी जी, खाना तो पूरा खत्म हो गया, अब आप क्या खाएंगी? इसीलिए कहा था साथ में बैठकर खा लेने के लिए। अरे सॉरी बड़ी भाभी, हमने तो आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अरे अरे, ज्यादा तरस मत खाओ इसके ऊपर, इसका खुद का दिमाग काम नहीं करता क्या? इसने क्या सोचकर इतना कम खाना बनाया? वो तो शुक्र मनाओ कि हम सबका पेट भर गया। अरे माँ जी, ये खाना जेठानी जी ने नहीं, हम 5 देवरानियों ने मिलकर बनाया है। और जेठानी जी का बड़प्पन देखिए, उन्होंने सारा खाना हमें खिला दिया, अपने लिए कुछ बचाया ही नहीं। हाँ, इसीलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि हम खाना बनाकर अपनी जेठानी जी को खिलाएं। अब यह सुनकर साधना के तन बदन में आग लग जाती है। अब 5 देवरानी खाना बनाकर अपनी जेठानी को खिलाती हैं। अब इसी तरह शाम को 5 देवरानी अपनी जेठानी को बाजार ले जा रही होती हैं। कहाँ जा रही हो तुम सभी? माँ जी सब्जी लेने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। अब सभी बहू के घर से निकलते ही साधना, ये सारी बहू एक दूसरे की इतनी ज्यादा सगी हो गई हैं कि मुझे लगता है कि अगर इन लोगों को पता भी चल गया ना कि प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ है, तो ये हमें कभी नहीं बताएंगी। मुझे भी तो इसी बात की चिंता रहती है जी, कि कहीं ये लोग आपस में ही प्रॉपर्टी को ना बांट लें। दूसरी तरफ पड़ोस के लोग मार्केट में 5 देवरानियों को वाणी के साथ गोलगप्पे खाता देखकर,
बसंती देखो, वाणी बहू अपनी पांचों देवरानियों के साथ कितनी खुश लग रही है। हाँ, हो सकता है ये पांचों देवरानी अपनी जेठानी का ख्याल रखती हो। अब पांचों देवरानी जेठानी घूमकर घर आ जाती हैं। अब रात को कमरे में अर्नब। कहाँ जा रही हो वाणी? जी आपके माता पिता के पैरों की मालिश करने जा रही हूँ। अरे कभी अपने पति के साथ भी समय बिता लिया करो। खैर छोड़ो, माँ बाप की सेवा भी जरूरी है। अब तेल की कटोरी लेकर वाणी अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। वहीं पांचों देवरानियां कमरे के बाहर खड़ी हैं। अरे आज रात फिर जेठानी जी चली गई सास ससुर के कमरे में। हमने सोचा था कि हम जाएंगे। छोड़ो, अभी चलते हैं, कल इस बारे में बात करेंगे। अब अगले दिन पांचों देवरानियां रसोई में आती हैं तो देखती हैं कि उनकी जेठानी की शरीर पर हल्के लाल जख्म के निशान हैं। अरे जेठानी जी, आपके हाथों और गर्दन पर ये निशान कैसे? हाँ हाँ जेठानी जी, क्या हुआ है आपको? अरे कुछ नहीं हुआ है, ये बस अभी खाना बनाते वक्त थोड़ी सी चोट लग गई। नहीं, ये चोट ताजा नहीं है। शायद ये चोट आपको कल लगी है। कल कैसे लग सकती है? कल तो पूरे दिन जेठानी जी ठीक थी। रात को भी हमने आपको ठीक ही देखा था, जब आप सास ससुर के कमरे में गई थी। जेठानी जी, कहीं जेठ जी आपको परेशान तो नहीं करते? उन्होंने आपको मारा है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति मुझ पर हाथ नहीं उठाते। शायद रात को किसी कीड़े ने काटा है। चलो अब खाना बना लेते हैं। अब खाना बनाने के बाद वाणी सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी कविता कहती है, माँ जी, पापा जी, आप रोज रोज जेठानी जी को ही क्यों अपने कमरे में तेल की मालिश करने के लिए बुलाती हैं? आप हमें भी तो बता सकती हैं ना, हम कर देंगे आपकी मालिश। अब पांचों देवर ये सुनकर, हाँ मम्मी, ये सब काम आप हमारी पत्नियों से ही करवाया करो ताकि बड़ी भाभी को भी थोड़ा आराम मिले। हाँ माँ, फिर इसी बहाने मेरी पत्नी मेरे साथ थोड़ा समय बिता पाएगी। अब नीलेश और साधना चिढ़कर कहते हैं, नहीं, मालिश तो हमें बड़ी बहू के हाथ से ही पसंद है, तो रोज रात को वही हमारे कमरे में आएगी। हाँ, सही कहा। अब इसी तरह एक दिन पांचों देवरानियां एक स्टाइलिश साड़ी लाकर अपनी जेठानी को देती हैं। जेठानी जी, आपने बहुत पहन लिया ये सिंपल साड़ी और घूंघट वगैरह, बहुत कर लिया, इसीलिए आज आप ये स्टाइलिश साड़ी पहनेंगी। तभी हॉल में पांचों देवर और उसका पति अर्नब भी आता है। हाँ भाभी, आपके ऊपर ये स्टाइलिश साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, आप इसे ही पहनो आज। हाँ, और घूंघट का चक्कर छोड़ो भाभी, आप कंफर्टेबल रहा करो इस घर में। हाँ वाणी, सब सही कह रहे हैं। अब वाणी पहली बार स्टाइलिश साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। दूर से साधना ये सब देखकर, हे भगवान, मेरी ये पांचों छोटी बहू, इनको मैं जितना बड़ी बहू से दूर रहने को कहती हूँ, ये उतना ही उसके अंदर घुसती जा रही हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन घर का पूरा सदस्य खाने के टेबल पर बैठा होता है। अरे अभी तक वाणी खाना लेकर नहीं आई। अब पांचों देवरानियां एक साथ उठकर खड़ी होती हैं। हम देखकर आते हैं जेठानी जी को, कुछ दिनों से उनकी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं है। अब पांचों देवरानी रसोई में आती हैं तो देखते हैं कि उसकी जेठानी मूर्ति बनकर खड़ी है। अरे अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? जेठानी जी सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, खाना बनाना है मुझे, लेकिन कैसे बनाऊं, क्या करूं पहले? अरे बाप रे जेठानी जी, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे रसोई में पहली बार आई हैं। जल्दी जल्दी सब्जी बनाइए। अब डर डर कर वाणी प्याज काटती है और फिर करेला काटने लगती है। अरे जेठानी जी, करेला इस घर में कोई नहीं खाता, आप करेला क्यों काट रही हैं? आपको तो सबके पसंद के बारे में पता है ना। हाँ, सब कुछ पता है मुझे, मैं बना कर लाती हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब वाणी अपने हिसाब से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है, जिसे देखकर पांचों ही देवर का मुंह बन जाता है। ये सब क्या बना दिया खाने में? मैगी, पास्ता, चाउमीन, मोमोज। सच में हमें तो प्रॉपर खाना खाना पसंद है, दाल रोटी सब्जी। वाणी, ये सब क्या है? सुबह सुबह मैदा? जी बस मन था ये बनाने का तो बना दिया। अब खाना खाने के बाद पांचों देवरानी बालकनी में आती हैं। जेठानी जी को क्या हो गया है? काफी अजीब सा बर्ताव कर रही थी रसोई में, सच में। और ये मैगी पास्ता तो उन्हें कभी पसंद नहीं था, लेकिन आज उन्होंने यही सब बनाया। थोड़ी घबराई और परेशान भी लग रही थी। हो सकता है किसी बात की चिंता हो, और रोज रोज खाना बनाकर इंसान थक जाता है, इसीलिए आज उन्होंने चाउमीन मोमोज बना दिया होगा। अब इसी तरह 2 दिन बाद वाणी स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस में बोल्ड मेकअप करके कमरे में फोन पर बात कर रही होती है। तभी अर्नब, अरे बाप रे वाणी, तुम और वेस्टर्न ड्रेस में, तुम्हें तो ये पसंद नहीं था ना? तुम तो शुरू से साड़ी में रहती हो ना? अच्छा, साड़ी, हाँ, साड़ी में मैं ही रहती हूँ हमेशा, लेकिन अब सोचा आज तुम्हें वेस्टर्न ड्रेस में थोड़ा रिझा दूं। अब उन्हीं कपड़ों में वाणी हॉल में आती है। तभी 5 देवरानियां ये सब देखकर सन्न रह जाती हैं।
अरे अरे देखो, हमारी जेठानी जो कभी वेस्टर्न साड़ी पहनने से मना करती थी वो वेस्टर्न कपड़ों में घूम रही है। अरे जेठानी जी, आप इन कपड़ों में, आपको तो ट्रेडिशनल पसंद है ना? बस हाँ, अब थोड़ा खुद के अंदर बदलाव ला रही हूँ। बहू, बदलाव उतना ही अच्छा लगता है जितना सबको पसंद आए। ये तो तुम बहुत ज्यादा ओवर कर रही हो। अब इसी तरह एक दिन शिखा अपनी जेठानी से साड़ी मांगने जाती है। जेठानी जी, कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको अपनी एक साड़ी दी थी, जरा आप वो मुझे रिटर्न कर दो। अब वाणी अलमारी से साड़ी निकालकर शिखा के हाथ में देती है। इतने में चारों देवरानी भी वहां आ जाती हैं। अरे जेठानी जी, तो वो साड़ी है ही नहीं जो मैंने आपको दी थी। क्या हो गया जेठानी जी, आप काफी बदली बदली सी लग रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलमारी में इतनी साड़ी है, समझ ही नहीं आ रहा आपकी साड़ी कौन सी है। ऐसा करो, खुद ले लो। अब शिखा अलमारी से अपनी साड़ी लेती है और वहां से चली जाती है। इसी तरह एक दिन वाणी बाजार से सब्जी खरीद कर घर आ रही होती है। तभी और वाणी बहू कैसी है, बड़े दिनों बाद देखा तुम्हें। तो क्या हुआ, देख लिया तो? अरे जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। अपने काम से काम रखा करो। आजकल की ओल्ड लेडी भी ना सिर्फ इरिटेट करना जानती है। अब इतना कहकर वाणी वहां से चली जाती है। बाप रे, वाणी बहू में इतना बदलाव कैसे आ गया? अब वहीं बालकनी में पांचों देवरानी अपनी जेठानी के मुंह से ये सब सुनकर, जेठानी जी कुछ ज्यादा ही बदली बदली नहीं लग रही। हाँ, इतनी बदतमीजी से तो वो किसी से बात नहीं करती। अब इसी तरह एक दिन शाम को पांचों देवरानी, जेठानी और सास हॉल में बैठकर चाय पी रही होती हैं। जेठानी जी, कल ना हम लोग ना ये वाली वेब सीरीज देखेंगे, मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ये वेब सीरीज। ये वेब सीरीज का होता है जी, ये हम नहीं जानते हैं। अरे आपको क्या हो गया, आप अचानक से देहाती कैसे बोलने लगी? अरे तुम्हारी जेठानी तुम सबसे मजाक कर रही है। हाँ, आप सबको डरा दिया ना मैंने। खैर, मैं मजाक कर रही थी। अब इसी तरह एक दिन बेडरूम में अर्नब अपनी पत्नी के क्लोज आकर, अरे वाणी एक बात बताओ, हमारी शादी की सालगिरह कब आती है? सालगिरह? हाँ, कब आती है बताओ ना। और तुम ये सब अभी क्यों पूछ रहे हो? मुझे नींद आ रही है। अभी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जल्दी सालगिरह आने वाली है। चलो जल्दी बताओ, हमेशा तुम पत्नियां पति को इस स्टूपिड क्वेश्चन में फंसा देती हो ना। आज मैंने तुम्हें फंसा दिया, बताओ बताओ। प्लीज मुझे सोने दो अर्नब जी, मेरे दिमाग में वैसे भी 36 टेंशन है। अब इतना कहकर वाणी सो जाती है। वहीं कमरे के बाहर वाणी की पांचों देवरानियां खड़ी होती हैं। कमाल है, जेठानी जी को अपनी सालगिरह की तारीख याद नहीं है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, जेठानी जी को दूध, अखबार, बिजली बिल, पानी का बिल, कौन सी तारीख को भरना होता है, ये सब याद रहता है। फिर ये अपनी एनिवर्सरी की डेट कैसे भूल सकती हैं? अब कुछ दिनों बाद घर में एनिवर्सरी आती है। साधना डेकोरेशन वालों को बुलाकर घर डेकोरेट करवाती है। अब कुछ अच्छे से करना भाई, मेरी बड़ी बहू की एनिवर्सरी है। अब पांचों देवरानियां एक साथ ये सब देखकर, अरे पहले तो माँ जी जेठानी जी से बहुत चिढ़ती थी, ससुर जी भी कुछ बर्ताव ठीक नहीं करते थे उनके साथ में, और आज बड़े प्यार से उनकी एनिवर्सरी पर घर सजा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। दूसरी तरफ वाणी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। तभी उसके पांचों देवर एक बहुत बड़ी केक शॉप से उसे कॉल करते हैं। भाभी, आपका मनपसंद केक कौन सा था? मैं भूल गया, थोड़ा बताओगी तो मुझे याद आ जाएगा। आपके एनिवर्सरी के लिए लेना था। मेरा मनपसंद केक? अच्छा एक काम करो, वेनिला ले लो, या फिर चोकोलावा, या फिर रेड वेलवेट केक ले सकते हो। अरे आपको तो चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, और वनीला भी आप कुछ खास खाती नहीं हो, और रेड वेलवेट से तो आपको वॉमिट आती है ना। लास्ट टाइम आपने उल्टी कर दिया था खाकर। अरे तो एक काम करो ना, अपनी पसंद से ही ले लो ना केक। वहीं कमरे के बाहर पांचों देवरानियां ये सब सुन लेती हैं क्योंकि फोन स्पीकर पर होता है। देखो, अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जेठानी जी को अपने ही मनपसंद केक के बारे में नहीं पता। ये कैसा बदलाव आ रहा है इनके अंदर। अब कुछ देर के बाद पांचों देवर केक लेकर घर आते हैं और फिर वाणी का एनिवर्सरी सेलिब्रेट होता है। चलो चलो, बड़ी बहू को सब अकेला छोड़ दो, बेचारी थक गई है, आराम करेगी। आपको कब से जेठानी जी की फिक्र होने लग गई माँ जी? खैर कोई बात नहीं, आप आराम कर लो जेठानी जी। अब एक रात बालकनी में अर्नब परेशान खड़ा होता है। तभी उसके पांचों भाई की पत्नी वहां आती है। जेठ जी, इतनी रात को आप बालकनी में? जेठानी जी तो अंदर है। जेठ जी क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। तुम लोगों की तुम्हारी जेठानी से बात होती है क्या? और क्या तुमने उसके अंदर कुछ बदलाव देखा है? कुछ बदलाव? अरे बहुत कुछ बदल गया उनके अंदर तो, पर पता नहीं क्यों, कैसे, कब ये बदलाव आया उनके अंदर। हाँ, कभी देहाती बोलने लगती हैं, कभी खाना बनाना भूल जाती हैं। फिर कभी वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, तो कभी पड़ोसियों से तू तड़ाक से बात करती हैं। वही तो, और वाणी कभी हमारी एनिवर्सरी डेट नहीं भूलती थी।
ये पहली बार है जब वाणी एनिवर्सरी डेट भूल गई। शायद उसे कोई चिंता अंदर से खाई जा रही है। अब अर्णव इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पांचों देवरानियां शॉपिंग मॉल जा रही होती हैं कि तभी हाईवे पर उनकी गाड़ी एक बहुत बड़ी ट्रक से टक्कर जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नव्या, अनीता, कविता, हम लोग ठीक है, लेकिन सौम्या के सर पर गहरी चोट आई है क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी। अब सभी घबराकर सौम्या को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर सौम्या का ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिसके बाद वो पांचों हॉस्पिटल से जाने लगते हैं कि तभी उनकी नजर एक वार्ड पर जाती है जिसका दरवाजा खुला होता है। अरे वो देखो, ये तो हमारी जेठानी जी हैं। पागल हो, जेठानी जी अच्छी भली घर में है, वो यहाँ क्या करेंगी? नहीं, ये जेठानी जी हैं। देखो, उनके हाथों में वही अंगूठी है जो इनकी माँ ने इन्हें दिया था। ये इसे कभी नहीं उतारती। अब पांचों देवरानी घबराकर अंदर आती हैं। डॉक्टर, ये पेशेंट कौन है? आप इनकी रिपोर्ट दिखा सकते हैं जिस पर इनकी सभी डिटेल्स हो। अब डॉक्टर रिपोर्ट देखता है। अरे, इनका रिपोर्ट तो हमारे घर के एड्रेस पर बना है। शक्ल भी जेठानी जी जैसी है। इनका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है। जी, यह पेशेंट कुछ महीने पहले रात को यहाँ आई थी। इनके सिर पर गहरी चोट थी और इनके सास ससुर भी इनके साथ थे। अब सौम्या से रहा नहीं जाता, वो फौरन अपने फोन से अपनी सास ससुर की फोटो डॉक्टर को दिखाती है। जी, यही औरत और यही आदमी थे उस रात इनके साथ। अब ये सब सुनते ही पांचों देवरानियां सन्न पड़ जाती हैं। अगर ये हमारी जेठानी है तो घर पर वो कौन है? इसका पता लगाने के लिए हमें जेठानी जी की याददाश्त वापस लानी होगी। अब पांचों देवरानियां घर से छुप छुप कर लगातार हॉस्पिटल आती हैं और वो इस बीच अपने हाथ से अपनी जेठानी को खाना खिलाती हैं। फोन में उनके पति की तस्वीर दिखाती हैं तो उन्हें कभी एल्बम में उन्हें सभी परिवार के सदस्य को दिखाती हैं। इतनी कोशिश कर रहे हैं हम पांचों, लेकिन जेठानी जी को कुछ याद नहीं आ रहा। आखिर इनके साथ क्या किया होगा माँ जी ने और क्यों? अब दिन पर दिन पांचों देवरानियां हिम्मत हारने लगती हैं। तभी वाणी उनके पास आकर, तुम पांचों मेरा पीछा करते करते हॉस्पिटल तक आ गई। अब ये सुनकर पांचों देवरानियों की आंखें नम हो जाती हैं। जेठानी जी, आपको सब कुछ याद आ गया। आप यहाँ कैसे आई जेठानी जी? हाँ, हमें सब बताइए, हम आपका साथ देंगे जेठानी जी। मैंने गलती की, मुझे तुम सबसे सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए थी। तुम्हें पता है, मैं जब भी सास ससुर के कमरे में तेल लगाने जाती थी तो वो लोग मेरे साथ क्या करते थे। अभी भी वक्त है, बता दे वो प्रॉपर्टी के पेपर तूने कहाँ रखे हैं? हाँ, जल्दी से बता दे, वरना हर रात तुझे तेल लगाने के बहाने बुलाएंगे और ऐसे ही मारेंगे पीटेंगे। माँ जी, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता प्रॉपर्टी के पेपर के बारे में। अब आए दिन साधना और नीलेश वाणी को अपने कमरे में बुलाकर उसको जबरदस्ती मारा करते थे और फिर एक रात घर के टेरेस पर। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ है। मेरा ससुर तुझे ही वो प्रॉपर्टी देना चाहता था और आज उस कमरे में प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है। मैं नहीं जानती पेपर कहाँ गए माँ जी। अब वाणी इतना कहती है कि तभी नीलेश एक मोटा लोहे का सरिया लेकर वाणी के सिर पर मारता है और फिर टेरेस पर रखे एक बड़े पत्थर पर वाणी का सिर पटक देता है। वाणी के सिर से बहुत खून निकलने लगता है। वो लोग घबराकर रातों रात वाणी को अस्पताल ले जाते हैं। अभी तो इस औरत की कंडीशन बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लोग कल आइएगा। और जब सर पर वो गहरी चोट आई तो मैं कब हॉस्पिटल आ गई और मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहां डॉक्टर आता है। वाणी जी, मैं बताता हूँ, उस गहरी चोट से आपकी याददाश्त चली गई। वहीं आपके सास ससुर, उन्होंने ऐसा कहा था कि इस लड़की की याददाश्त आनी बहुत जरूरी है और जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती हम घर में इसकी कोई हमशक्ल लाकर रखेंगे। अच्छा, तो ये बात है। थैंक यू डॉक्टर। आगे की चीजें अब हम खुद सॉल्व कर लेंगे। और जेठानी जी, आप अभी यहीं रुको। अब एक दिन पांचों देवरानियां, जेठानी जी चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हमने शॉपिंग नहीं की। मैं और आप लोगों के साथ शॉपिंग पर। ठीक है, चलती हूँ। बड़ी बहू, संभाल कर जाना। अब पांचों देवरानियां डुप्लीकेट वाणी को गाड़ी में बिठाकर दूर जंगली पहाड़ों के पास ले आती हैं। ये आप लोग मुझे कहाँ लेकर आ गए? मुझे वापस घर जाना है। तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हमें पता चल चुका है कि तू हमारी जेठानी की डुप्लीकेट है। और देखो, तुम सच सच बताकर यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें यहीं इसी पहाड़ी से धक्का देकर जान से मार देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं सब सच बताती हूँ। नीलेश जी देखिए, ये लड़की तो बिल्कुल हमारी बड़ी बहू की तरह दिखती है, पर ये तो भिखारन है। भिखारन है तो क्या हुआ, इसका रंग रूप तो हम चेंज कर देंगे। ए लड़की, इधर आओ। जी बोलिए, क्या काम है? सुनो, तुम हमारा एक काम करोगी, तुम हमारे घर में कुछ समय तक बहू बनकर रह सकती हो।
हम इसके बदले तुम्हें हर महीने 20 से 25,000 रुपए देंगे। क्या कहा? आपके घर में बहू बनकर रहने पर हमको 25,000 मिलेंगे? अरे हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हिंदी बोलना सीखो और घर में तुम्हें साड़ी पहनकर इज्जत से रहना है। हमरा असली नाम प्रियंका है, हम कोई वाणी नहीं है। ये सब हम पैसे के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करोगी, चली जाओ हमारे घर से। ये पकड़ो पैसे। अब पांचों देवरानियां हॉस्पिटल से अपनी असली जेठानी को पिक करती हैं और उसे घर लेकर आती है। अब रात को वाणी अपने पति को कसकर गले लगाती है। वाणी, आज तुमसे गले मिलकर लग रहा है कि मेरे साथ सच में वाणी है, वरना तो कुछ समय से मुझे लगता था कि तुम हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। हाँ, पर अब आपको ऐसा नहीं लगेगा। अब वही नीलेश और साधना भी कुछ ही दिनों में। नीलेश जी, हम जो डुप्लीकेट बड़ी बहू लेकर आए थे वो पूरी तरह से बड़ी बहू ही लगने लगी है। सच में ऐसा लग रहा है कि ये डुप्लीकेट नहीं, असली वाली बड़ी बहू है। चलो अच्छा है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पांचों देवरानी अपनी जेठानी से, जेठानी जी, जिस प्रॉपर्टी के पेपर के लिए आपके साथ इतने अत्याचार हुए हैं, चलिए अब उसे ढूंढ लेते हैं। अब एक रात पांचों देवरानी अपनी जेठानी के साथ अपने दादा ससुर के कमरे में आती हैं और चप्पा चप्पा छान मारती हैं। अरे जेठानी जी, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। रुको, एक बात बताइए जेठानी जी, ये गोल आलिशान शीशा दीवार पर ही क्यों चुनवा रखा है? अब इतना कहकर नव्या उस गोल शीशे को हल्के से हाथ से घुमाती है कि तभी शीशा ऊपर की ओर हो जाता है और अंदर उन्हें एक अलमारी नजर आती है। अरे ये देखो, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर जेठानी जी, और ये प्रॉपर्टी तो आपके नाम है। जेठानी जी, अब कल आप अपने मुंह से सबसे कहिएगा कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम कर गए हैं दादा ससुर। अब अगले दिन सुबह घर के सभी सदस्य हॉल में होते हैं, तभी प्रॉपर्टी के पेपर लेकर वाणी वहां आती है। अर्नब जी देखिए, प्रॉपर्टी के पेपर मिल गए और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है। अच्छा, इसका मतलब इस प्रॉपर्टी पर तुम और मैं राज करेंगे। तभी पांचों देवर खुश होकर, चलो अच्छा है बड़ी भाभी, ये प्रॉपर्टी तो आपको ही मिलनी चाहिए क्योंकि आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। तभी नीलेश और साधना गुस्से से तिलमिलाते हुए, अरे ऐसे कैसे ये प्रॉपर्टी इसे मिल जाएगी? सच में, और वो मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी किसे मिलेगी। पर पापा जी, प्रॉपर्टी पर नाम लिखा हुआ है जेठानी जी का, अब आप कुछ नहीं कर सकते। असली हकदार तो यही है इस प्रॉपर्टी की। ऐसे कैसे? जब ये असली बहू नहीं है तो ये असली हकदार कैसे बन सकती है इस प्रॉपर्टी की? असली बहू नहीं है? क्या मतलब? क्या है आपका माँ? अब पांचों देवरानियां हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट अर्नव के हाथ में रखती हैं। अर्नव रिपोर्ट देखकर दंग रह जाता है। डिस्कस्टिंग, मेरी पत्नी का मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरी पत्नी कोमा में थी 5 महीने से, तो इस घर में कौन थी इतने समय से? वो इनकी हमशक्ल थी जेठ जी, जिसे माँ जी लेके आई थी। वाणी, तुम अपने मुंह से कुछ बोलोगी कि नहीं? अब वाणी रोते रोते कहती है, अर्नब जी, आपके माता पिता इस प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे कई सालों से परेशान कर रहे थे। हर रात ये मुझे कमरे में बुलाकर मारते पीटते थे, और अति तो उस दिन हो गई जब ये लोग मुझे टेरेस पर ले जाकर मेरे सर पर एक मोटे लोहे के जरिए से मारने लगे, जिससे मेरी याददाश्त चली गई। अरे पर तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्नब जी, डर था मुझे कि सास ससुर मुझे घर से ना निकाल दे। मैं गरीब कहाँ जाती ससुराल छोड़कर, इसीलिए चुपचाप सब कुछ सहती रही। लेकिन फिर मेरी पांचों देवरानियों ने मेरी मदद करी। और माँ जी, ये लीजिए आपकी प्रॉपर्टी के पेपर, मुझे नहीं चाहिए इसमें से कुछ भी। अब ये सब देखकर नीलेश और साधना अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। बहू, इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने और तेरे ससुर ने तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, और आज प्रॉपर्टी पर तुझे तेरा नाम लिखा हुआ मिला है, उसके बाद भी तू ये प्रॉपर्टी हमें दे रही है। बहू, अपने सास ससुर को माफ कर दो। हमें हमेशा लगता रहा कि तुम ये प्रॉपर्टी हड़प लोगी, लेकिन इतना अत्याचार सहने के बाद भी जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है वो तुम हमें दे रही हो। ये तो आप देखिए ना माँ पिताजी कि मेरी पत्नी कितनी वफादार है, लेकिन मक्कारी तो आपकी नियत में थी शुरू से। मुझे माफ कर दे बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब हमें ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये तुम अपने पास रखो। हाँ बहू, हमें इस प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। अब तो बस तू हमें माफ कर दे, वही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अब घर के सभी सदस्य मिलकर नीलेश और साधना को माफ करने का फैसला लेते हैं और उस दिन के बाद से पूरा परिवार उसे 500 करोड़ की प्रॉपर्टी में प्यार से रहने लगता है।